अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्राइट शेयरोज़ में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्राइट शेयरोज़ में आज हमारे गेस्ट हैं सैयद असद अली शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ICAP and former managing director Deloitte Yusuf Adil. He is an eminent chartered accountant and he has seen profession ins and out of this industry. आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। सर आपने एक तवील जर्नी की है इस प्रोफेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बट मैं तो आपसे बहुत ही जूनियर हूँ। तो एक ओवरऑल अपनी जर्नी के बारे में बताइए और ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त प्रोफेशन में क्या था, क्योंकि आजकल हम बड़ी टर्म्स सुनते हैं, डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, और 20 साल पहले अगर कोई बात करता था तो डिसरप्ट वाज अ नेगेटिव टर्म, रिबेलियन वाज अ नेगेटिव टर्म। तो बहुत सारी जो पहले नेगेटिव टर्म थी आज उन्हीं सब की चर्चा है। तो ये तो मैं सिर्फ 20 साल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको उससे भी पुराने 20 साल पहले के भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ज़रा एक ओवरऑल हमें स्नैपशॉट बताइए अबाउट द जर्नी। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपको इनवाइट करने का, और बड़ा अच्छा आप मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। क्योंकि आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रोफेशन को भी, लोगों को भी, और कंट्रोवर्सी भी कुछ आप करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ, किसी ने कहा कि इनोवेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट कंट्रोवर्सी। ठीक। तो मेरी भी जर्नी कुछ इसी तरह की है। आई हैव बीन अ डिसरप्टर मोस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑल्दो हमारा जो मुल्क का और माशरे का जो कल्चर है ना, वो कंप्लायंस कल्चर है बहुत ज़्यादा, कि जी अगर बड़े ने कुछ कहा तो वही हर चीज़ आपने करनी है, घर का जो बड़ा होता है। तो उस वजह से क्या है कि जो यंग पीपल उनकी इंकरेजमेंट नहीं होती, आइडियाज़ डेवलप नहीं होती और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती। तो दैट इज़ वाई आवर कंट्री इज़ लैगिंग बिहाइंड। सो मेरे साथ कुछ यही होता रहा है कि एज ए जर्नी जो है मैं आपको बताऊं, आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट and when I was doing my intermediate, my mother was she had cancer and she was very sick. So at that time, and my father, I'm also from a political family, so my father who was in PPP and it was martial law time, तो वो उनके ऊपर केसेस और वो हाइडिंग में होते थे। तो I used to look after the family and I used to look after my mother. So I could not appear in my intermediate exam. And my mother expired after a few months. 5-6 महीने मैंने उसमें लगाए. So that was the reason that I couldn't I obviously couldn't get the numbers. तो जैसे हमारे माशरे में है कि सारे लोग people aspire to become either a doctor or an engineer. तो I was a pre-engineering student, तो engineering में admission नहीं मिली। तो फॉल बैक ऑप्शन किसी ने मुझे कहा कि CA करना चाहिए। तो मैंने एवेल्युएट किया, मैंने कहा यार ये तो कुछ बात अच्छी लग रही है। ठीक है। तो दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू कॉमर्स, BCom किया। और BCom करने के बाद जो है अगेन थ्रू आउट दिस पीरियड माय फादर वाज हैविंग ट्रायल्स एंड उस वक्त भी माय फादर वाज बिहाइंड द बार्स। एंड कमाल असफर साहब जो है वो हमारे वकील थे उनके। तो जब मैंने BCom किया तो आई वाज हैंडलिंग दीज कोर्ट केसेस। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, मैंने कहा BCom किया, मैंने CA करना है। तो ही सेड कि व्हाई डोंट यू गो एंड मीट माय ब्रदर शहाब असफर, ही वाज द सीनियर पार्टनर इन फर्गसन। ओके। So I said I'm looking for that's what I'm looking for. तो खैर मैं चला गया, शहाब साहब से मिला। व्हाट अ ग्रेट जेंटलमैन ही वाज। तो उसने कहा यार ऑब्वियसली यू कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली एंड वील अरेंज अ टेस्ट फॉर यू। तो उन्होंने मुझे टेस्ट मेरा हुआ, इंटरव्यू हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि यार यू डन वेरी वेल। सरप्राइजिंगली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फर्गसन। एंड उसके बाद फिर 4 साल जो है उस ज़माने में 80 रुपये हमें तनख्वाह मिलती थी, स्टाइपेंड जो है ना प्रोबेशन पे। ठीक। और फिर 1-2 महीने में कंफर्मेशन के बाद जो है ना, उस ज़माने में होता था फिर ऑडिट क्लर्क और आर्टिकल क्लर्क।
Okay. And that was the time कि उन्होंने combine किया ऑडिट और आर्टिकल ऑडिट क्लर्क जो है वो 5 साल का होता था और आर्टिकल जो है वो 3 साल का होता था और बड़ी सिफारिशाही होती थी आर्टिकल, तो उन्होंने अच्छा काम किया इंस्टीट्यूट ने, उसको ख़त्म करके 4 साल का कर दिया. तो then that is how I became the student and luckily CA एग्ज़ाम मैंने 4 साल की ट्रेनिंग पीरियड से 3 साल में I was able to, in fact, at that time, I also had admission in MBA. Okay. So I was doing an ICMA. अच्छा. तो मैं तीनों याकूब सत्तार के साथ में पढ़ता था. Okay. तो हम दोनों जो है ICMA और CA जो है हम दोनों साथ कर रहे थे और मैं IBA में भी था. Okay. तो फिर मैंने कहा यार IBA में पूरा तीनों तो नहीं कर सकता, तो फिर I shifted from to the evening classes and I continued to do. I did few courses from IBA. Okay. And I was able to do CA in 3 years, 1 year before my training period, and ICMA in 2 years. Intermediate और ICMA के जो final 2 parts हैं वो मैंने साथ clear किए. तो जब मैंने ये कर दिया और 1 साल मुझे अभी रहता था, तो पार्टनर्स ने कहा कि यार ये बंदा इसको क्या करें. उस जमाने में मैनेजर नहीं बनाते थे फर्ग्यूसन में जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट नहीं होता. तो उन्होंने कहा यार ये बोलता बहुत है, इसको ट्रेनिंग दे दो. तो दे गिव मी मेड मी इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग. आई वाज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट. जी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन फर्ग्यूसन बिफोर बिकमिंग अ मेंबर. आफ्टर बिकॉज आई हैड क्वालिफाइड. And I did, I think, more training in Ferguson than any other person. I designed training courses, 4 training courses, and I did training of entire firm, all the 3 offices, from the junior most person to the senior most person, even the senior partners. So this was first major disruption. That's right. That was the first major disruption. And, और उसमें some of my students जिनको मैंने ट्रेन किया, जिसमें अभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं अशफाक तोला भी है और खुर्शीद भी है, ये दोनों उस ज़माने में जब मैं मैनेजर था और ट्रेनिंग करता था तो इन्होंने ज्वाइन किया था. वन ऑफ माई ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ दैट टाइम. ओके, गुड टू नो दैट. सही है. सो दैट्स हाउ आई बिकेम आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर ज़ाहिर है CA मेंबर बना इंस्टीट्यूट का. और फिर उसके बाद डिस्ट्रप्शन तो थी. खलीक रहमान जो है वो भी मेरे साथ ट्रेनिंग करता था. Okay. तो फिर 88-89 में हमने कुछ 1-2 जगह पर मुझे उस ज़माने में सऊदी अरेबिया में डिलॉयट का एक पार्टनर था. तो लोग उस ज़माने में मिडल ईस्ट जाते थे, तो वहाँ पर मतलब मैंने भी ऐसे ही अप्लाई कर दिया. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ऑफ़र दी. लोग जिस लेवल पे इंडक्शन मैनेजर को लेते थे वहाँ पर सीनियर लेते थे, तो मुझे सुपरवाइज़र को ले रहे थे. शायद ज़हूर साहब नाम था उनका. तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दे दी. लेकिन और फिर दूसरा मैं एंग्रो में मैंने अप्लाई किया था, तो एंग्रो में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था. वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा, अलीम साहब जो हैं अभी जो FECCI में हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छी ऑफ़र दी थी. इट वॉज बट देन एंग्रो में तो मुझे पार्टनर्स ने नहीं जाने दिया. क्लाइंट था, उन्होंने कहा यार हमारा बड़ा अच्छा बैट्समैन आप लेके जा रहे हैं आप. तो सो आई डिडंट गो देयर. एंड देन खलीक एंड माई सेल्फ वी डिसाइडेड व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन प्रैक्टिस. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर प्रैक्टिस. वी स्टार्टेड आवर फर्म शाह रहमान, खलीक रहमान एंड माई सेल्फ. एंड विद इन 1 ईयर शायद ज़रूर अप्रोच मी कि मैंने सुना है यार तुम हमारे पास तो नहीं आए, अपनी एक फर्म बना दी है, तो वी आर लुकिंग फॉर अ डिलॉयट मेंबर फर्म, वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो आई सेड यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. हम लोग उस ज़माने फिर उसके बाद वो फर्ग्यूसन से ये हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब होते थे वहाँ पार्टनर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था. तो ये हुसैन शाह रहमान हो गई थी. फिर हमने मर्जर किया था खालिद मजीद साहब से, खालिद मजीद हुसैन शाह रहमान हो गई. विद इन 1 ईयर हमने ये सारा किया बिकॉज वी वांटेड टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन. एंड आई थिंक दिस वाज अ केस स्टडी. वी क्रिएटेड एन इंस्टीट्यूशन देयर. So this was the second major difference. This was the second major achievement in the profession. हमने एक firm बनाई. Within 1 year we were approached by Deloitte. I think it was
वेरी यूनिक। अच्छा, तो शाहिद साहब ने मुझे कहा कि यार देखो वी आर लुकिंग एट 2 other firms एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन ऑल्सो लुक एट यू। आई सेड फाइन। तो एक तो वो उस जमाने में अंजुम आसिम शायद जो फर्म होती थी उनको देख रहे थे, तो उसने कहा दिस वाज मंडे, आई सेड आई एम कमिंग ऑन थर्सडे, सो आई विल बी विजिटिंग द अदर फर्म इन द मॉर्निंग, सो इवनिंग में आपका प्रैक्टिस रिव्यू कोई मुझे क्लाइंट्स दिखा देना, आई विल कैरी आउट सम ऑफ योर रिव्यूज योर वर्क। और उस जमाने में बेसिकली दे वर लुकिंग फॉर यू नो गुड ऑडिट फर्म, यू नो द अप्रोच, कॉन्सेप्ट, मेथडोलॉजी। अब क्योंकि मैं फर्ग्यूसन में सारी ऑडिट मेथडोलॉजी, इंटरनल कंट्रोल, रिव्यूज, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ शुरू की थी, सारी ट्रेनिंग की थी। तो हमने जो भी क्लाइंट्स किए थे वो स्टैंडर्ड्स तो हमने वही मेंटेन किए थे। सही। तो ही केम एट 3 o'clock, he looked at our working papers, met our people, and he didn't go anywhere else. Or, you know, within a few months, they approved our membership and we became a Deloitte member. We started our firm in 1989, and in 1 year, we became member firm of Deloitte, one of the, you know, at that time, one of the big 5. And that was amazing achievement at that. Yeah, that was an amazing achievement. And उसके बाद फिर दिस वाज 1990, 3 साल बहुत ही अमेजिंग सक्सेस थी, फर्म में बड़ा ग्रो किया। देन इन 93, you know, something happened. My father, you know, asked me because he obviously was a senior politician and he had remained CM. तो वो जो कैबिनेट बनी उसमें उन्होंने कहा कि मुझे, and of course I had relationship with Benazir Bhutto also, तो उन्होंने कहा कि हमें फाइनेंस का बंदा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि why don't you come in as a finance minister in Sindh cabinet? ठीक। So I, you know, for family reasons and for, you know, I said कि why not try? तो मैं फिर I became finance minister as advisor to Chief Minister Sindh, Abdullah Shah, father of current Chief Minister. So from 93 to 96, I was advisor to Chief Minister Sindh on finance, and I think I tried to disrupt again the government in the financial area. I think कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे सिंध का पूरा फाइनेंशियल सारी रेवेन्यू बेस जो है वो जो हमने बनाई उस वक्त। और उस वक्त 18th अमेंडमेंट भी नहीं थी, तो नहीं 18th अमेंडमेंट उस वक्त नहीं थी। उस वक्त सिंध का रेवेन्यू जो है KMC से कम होता था। कैन यू इमेजिन? उनका 4 बिलियन का रेवेन्यू था टोटल, बिकॉज उस जमाने में ऑक्ट्रॉय वगैरह भी होती थी। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 2 अरब रुपए था या इतना ही था, मतलब 3 अरब रुपए था। सो वी डिड सम ट्रांसफॉर्मेशन, टैक्स की रैशनलाइजेशन की। एक तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज मैंने कहा कि यार सारी मुल्क को सिंध चलाता है एक तरह से देखें, और मैं समझता हूँ सिंध अभी भी उसकी कंट्रीब्यूशन जो है प्रोविंस की, उस लिहाज से NFC में उसको कंट्रीब्यूशन नहीं मिलती। क्योंकि जैसे हाइडल प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स KP में है तो उनको वहां पर सारे हाइडल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, विच इज फाइन। बट सिंध का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो तो पोर्ट्स हैं। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम, ये 2 पोर्ट्स जो हैं, अगर आपकी 60-70 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स है और 30 बिलियन डॉलर्स की, मतलब 90-100 बिलियन डॉलर्स की जो आपकी ट्रेड है वो सारी कराची के थ्रू 75 साल से 74 साल से चल रही है, ठीक है ना। इसी वजह से सारी यहाँ पर डायनामिज्म है, उसकी वजह से सारा पोल्यूशन होता है, लोग सारे आ जाते हैं, कच्ची आबादी बन जाती है, लेकिन उसको वो एडिक्वेटली उसके लिए सिंध को कोई अवार्ड नहीं मिलता, वो फेडरल सब्जेक्ट है। तो एनीवे, एक तो हमने NFC की स्ट्रेटजी बनाई, कुछ चीज़ें बाद में जो है ना वो NFC में कुछ चीज़ें हैं, या सर्विस टैक्स मैंने इंट्रोड्यूस की थी बाय द वे पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, हमने कहा कि यार कुछ ऐसी टैक्स लगाएं जो कि इंपोर्ट्स पे, एक्सपोर्ट पे तो नहीं लगा सकते, एंड देन नॉमिनल टैक्स मैंने लगाया। तो उस पर बड़ा हंगामा हो गया पूरे पाकिस्तान में कि सिंध तो सेसीड कर रहा है। मैंने कहा यार इंपोर्ट सारा पाकिस्तान कराची से जाता है, सिंध से जाता है, उसका हमें तो कोई फायदा नहीं होता, उस पर सारा टैक्स जो है फेडरेशन ले जाती है। तो आई इम्पोज्ड अ टैक्स ऑफ
you know what? How much? 0.1%. Okay. Why? Because we just wanted to test the concept. Okay. अगर मैं ज्यादा टैक्स लगाता तो कोई मुझे टैक्स नहीं लगाने देता, वो कहता पागल हो गया. Anyway, उस पर मुझे वहाँ पर पंजाब में शोर मचा, बाकी सूबों में शोर मचा, और मुझे बेनज़ीर ने फ़ोन किया, पीबी ने, कहा यहाँ तो सारे तुम्हारे खिलाफ रिबेलियन हो गया है. सो आई वाज कॉल्ड इन द फेडरल कैबिनेट. तो खैर मैंने उनको बताया कि देखें, आई एक्सप्लेन टू हर कि देखें ये सारा सिंध आपको सपोर्ट करता है और उनको कुछ नहीं मिलता, और मैंने लगाया क्या है. तो उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा 0.1 पैसा लगाया है 100 रुपीज में, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कहता है ये तो फिर पीपल आर बीइंग वेरी अनरीजनेबल, दिस इज फाइन. तो एनीवे मैं जब कैबिनेट में गया तो यू नो शी एक्टेड एज इफ शी डिडंट नो एनीथिंग एंड शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एंड देन शी आस्क्ड मी कि कितना लगाया है. तो जब मैंने ये लगाया, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इस पे आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं, ये तो बात जो कर रहा है वो ठीक तो कर रहा है. So anyway, that tax became the largest tax in Sindh. 12 बिलियन वो हो गई. और सर्विस टैक्स को हमने टेस्ट किया था, जो अब आज पूरे पाकिस्तान में, पंजाब ने भी वो लगाई है टैक्स, और सर्विस टैक्स भी पूरे पाकिस्तान में आ गई है. वी स्टार्टेड बोथ दीज थिंग्स इन सिंध. और तीसरी जो चीज हमने की, अगेन आई थिंक दीज वर इनोवेशंस. आपकी स्टॉक मार्केट जो आज है, ये जो सीडीसी है आपकी, यू नो, उस जमाने में स्टैंप ड्यूटी होती थी 10%. अब 10% स्टैंप ड्यूटी फिजिकल शेयर्स पे जो है, आपकी मार्केट कैसे बढ़ेगी? yes. तो मेरे पास शमीम अहमद खान साहब थे, उस वक्त कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी के चेयरमैन. उन्होंने कहा कि यार ये सीडीसी भी हम बनाना चाह रहे हैं और मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता विद 10% स्टैंप ड्यूटी, दिस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड. एंड आरिफ हबीब साहब आए, वो प्रेसिडेंट थे, इस तरह से जो उस वक्त के स्टॉलवर्ड्स जो भी थे. तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया, मैंने कहा यार ये स्टैम्प ड्यूटी जो है हम कितनी कलेक्ट करते हैं? तो मैंने कहा कि सर हम कोई 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए कलेक्ट करते हैं. तो फिर मैंने कहा यार 2-3 करोड़ रुपए हैं तो फिर तो ये बात कर रहे हैं, व्हाई डोंट वी प्रमोट बिजनेस, और ये जब वॉल्यूम बढ़ेगा उससे हमारी टैक्स भी बढ़ेगी. तो ई सेड के सर देखें हमारी तो टैक्स है ही नहीं, पूरा 3-4 बिलियन की टोटल टैक्स है, केएमसी से भी हम कम कलेक्ट करते हैं, ये तो हंगामा हो जाएगा, आप टैक्स कम करेंगे, टैक्स तो हम बढ़ाने की बात करें. सारे जो है, आप कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप करें टैक्स कम करें. मैंने कहा भाई मैं टैक्स कम करूंगा तो सारी यहाँ पर बिजनेस प्रमोट होगी और मुझे कलेक्शन भी बढ़ेगी. तो एनीवे आई वाज अपोज्ड. आई टॉक टू चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर वाज स्मार्ट. उसने कहा यार तुम बात तो सही कर रहे हो, लेकिन ब्रिंग इट इन द कैबिनेट. So I took the matter to the cabinet and convinced the entire cabinet. And you know we reduced, हमने stamp duty again reduce कर दी कितनी? From 10% to 0.15% on initial issue of shares and subsequent transfer 0.1%. तो ये जो आपके CDC का जो सिस्टम है, it was not possible. No province was willing to do it. Islamabad was not willing to do it. Sindh did it. ये तीसरी चीज हमने की. चौथी चीज मैंने एक और जो की, जो आज तक नहीं हुई, जो कि जिसका सोल्यूशन मैंने दिया था जब 96 में, अगेन पाकिस्तान यू नो हर 4 साल के बाद IMF प्रोग्राम में चला जाता है, हम बैंकरप्ट हो जाते हैं. उस वक्त दोबारा हम 96 में बैंकरप्ट हो गए थे. एंड वन ऑफ द इशू इज ऑलवेज के टैक्स करो टैक्स करो. एंड वन ऑफ द थिंग इज, सब कहते हैं यार एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं होता. तो ये इशू आया कि एग्रीकल्चर को टैक्स होना चाहिए. तो जब हमारे पास आया तो मैंने कहा यार बिल्कुल होना चाहिए. ठीक है जी, सारे एग्रीकल्चर्स बैठे होते हैं, क्यों होना चाहिए? एग्रीकल्चर में तो बड़ी गुर्बत है, फार्मर जो है बड़ा बैकवर्ड है. मैंने कहा हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि फार्मर को टैक्स करें जो कि बिलो इनकम लेवल है, लेकिन जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो थोड़ा सा टैक्स दे दें, उसमें क्या अर्ज है? ठीक है. तो मैंने कहा यार कैसे करोगे, सारा हंगामा हो जाएगा. सीएम ने मुझे कहा कि कैसे करेंगे. मैंने कहा इसका मैं बनाता हूँ. तो फिर मैंने स्टडी किया. इनकम टैक्स भी सारा आपको पता है 80% विद होल्डिंग टैक्स होता है. मैंने कहा इनकम टैक्स जो हमारा एग्रीकल्चर टैक्स है वो भी, अब इनकम टैक्स तो फिर भी डेवलप्ड है कुछ, ऑल्दो FBR का बड़ा गर्क हो गया है काफी अरसे से, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे पटवारी कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, वो तो बिल्कुल नहीं कलेक्ट कर सकते, वो तो अनपढ़ है ज्यादातर. तो व्हाट वी डिड वाज, हमने कहा कि जो मेजर क्रॉप्स हैं उस पर हम विद होल्डिंग टैक्स लगाते हैं. लाइक शुगर केन,
4 क्रॉप्स है ना, शुगर केन, कॉटन, व्हीट एंड आपका राइस। नाउ सब में किसी या तो कॉर्पोरेट सेक्टर कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, शुगर इज परचेज बाय शुगर मिल्स, इट इज कॉर्पोरेट सेक्टर। सो व्हेन दे बाय शुगर केन 1-2% वहां से विदहोल्ड कर लें फार्मर का। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज कलेक्ट करती हैं, व्हीट ज्यादातर गवर्नमेंट कलेक्ट करती है या व्हीट फ्लोर मिल्स करती हैं, वो विदहोल्ड कर लें। और इसी तरीके से जो ऑर्चर्ड्स हैं उस पर आप पर एकड़ बेसिस पे बना दें। तो हमने उस जमाने में जब बिल्कुल कलेक्ट नहीं होती थी, वी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल जिससे सिंध कुड हैव कलेक्टेड एज मच मनी एज दे वर कलेक्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेस, यू नो। तो मैंने ये पूरा डिजाइन किया और फिर हमारी इस्लामाबाद में मीटिंग हुई। मुइन अफजल साहब सेक्रेटरी जनरल थे, आई थिंक ये नवीद कमर उस जमाने में थोड़ा अर्से के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, बट वो नहीं थे तो उन्होंने किया। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर्स भी आए। तो जब हमने टैक्स प्रपोजल डिस्कस किए, मैंने ये प्रपोज किया, तो दे वर ऑल सरप्राइज कि यार ये सिंध इज प्रपोजिंग एग्रीकल्चर टैक्स इन दिस इनोवेटिव मैनर। एंड मुइन अफजल सेड कि यार दिस इज फैंटास्टिक। तो मैंने कहा लेकिन बात यह है कि मैं तो प्रपोज कर रहा हूं, लेकिन मुझे पॉलिटिकली बड़ा मसला हो जाएगा अगर बाकी प्रोविंसेस नहीं करते। पंजाब टोटली रिफ्यूज्ड, यू नो, अदर प्रोविंसेस रिफ्यूज्ड। सो एनीवे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द मीटिंग, सीएम आस्क्ड मी कि यार ये तुमने मुझसे एग्रीकल्चर, एंड आई हैड टेकन दिस प्रपोजल टू द कैबिनेट एंड सिंध कैबिनेट अप्रूव्ड दैट प्रपोजल। इट इज डॉक्यूमेंटेड, इट इज ऑन द रिकॉर्ड, यू नो, नॉट मेनी पीपल नो इट। तो he said कि यार what about the other provinces? I said, sir, no other province is willing to do it. He said, what about Punjab? I said, no, Punjab is not willing. So he said, why are you after my blood? You know, why do you want my neck to be there? So he said, I'm sorry, I'm not willing to do it if other provinces, or especially Punjab, is not willing to do it. So this is how this you know, very innovative proposal of taxing agriculture was scrapped. And आज भी मैं कहता हूँ कि this is the way to tax agriculture और agriculture। मेरा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक चीज़ है डिसरप्शन की और वो कमर्शियल सक्सेस हो गई, ठीक है, एक आइडिया था वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे चला गया। अच्छा, मेरे नज़दीक ये भी डिसरप्शन है, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स। मैं इस पे आपके कमेंट जानना चाहूँ, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, मेरी तरह और लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो जब देखते हैं ना कि एक आइडिया डिस्ट्रप्टिव तो है, वो कामयाब नहीं हो रहा, तो वो बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर उस पर वर्क नहीं करते, नेगेटिव हो जाते हैं। योर टेक ऑन दिस? नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। आई थिंक पॉलिटिकली आई वाज इनेप्ट, परहैप्स आई वाज नॉट, लेट मी एडमिट माय फेलियर। Either I can say that, or our political system and politicians unfortunately were not ready, and it's very disheartening to say that they are still not ready, and that's why the country is not moving forward. You know, they are not taking these ideas, you know, to improve the outcomes. Hamari governance जो है outcome based governance नहीं है, and that is the reason, frankly speaking, after that, after this the government was dissolved, and उसके बाद फिर 98 में I got back to the profession. And although शुरू करते हैं जी, यहाँ एक लेते हैं नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। सर, आपने हमें बताया आपका पहले बेसिक जर्नी, उसमें आपके कोई 3 से 4 डिस्ट्रप्शन है, देन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध यू स्टार्टेड अ जर्नी, और बिल्कुल डिफरेंट जर्नी थी, एक प्रोफेशन से बिल्कुल हट के जी, एंड देन यू केम बैक टू प्रोफेशन। उस पे बारे में थोड़ा सा बताइए। बस ये उसके बाद ऐसा था कि 98 में मैंने अगेन आई स्टार्टेड, यू नो, इनफैक्ट जस्ट वेरी ब्रीफली, आई वाज Benazir Bhutto, after that, she had made me her economic spokesman, you know, so I was, you know, key economic person in the party. But then she also went out, and फिर मैंने देखा कि यार मैं थोड़ा सा ज़रा independent minded हूँ, और politics में मेरा जो है ना, it may not be my cup of tea. So I requested her कि मैं profession में वापस जाना चाह रहा हूँ. So that's how I came back to the profession.
तो 98 में अपना प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की। अच्छा, और एक सेकंड, मेरा अपनी क्यूरियोसिटी है, अगर कोई शख्स ऑलरेडी प्रोफेशन में है और साथ साथ वो काम करना चाहे एज अ टेक्निकल गवर्नमेंट में, इज इट पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल तो है, लेकिन आई डिडंट चूज टू डू दैट। जब मैं बिकॉज दिस वाज अ फुल टाइम जॉब, पार्टनरशिप इज आल्सो अ फुल टाइम जॉब, तो वी आर अ वेरी ट्रांसपेरेंट अरेंजमेंट। आई लेफ्ट खालिद मजीद हुसैन शाह रहमान ऑन अ वेरी ट्रांसपेरेंट बेसिस, और मैं जब एडवाइज़र बना तो उसके बाद फिर जब मैं वापस प्रोफेशन में आया तो आई स्टार्टेड ऑन माई ओन, क्योंकि वो फर्म में दूसरे पार्टनर्स आ चुके थे। although we had an arrangement to go back and some partners wanted me to come back, but then I didn't join the same firm, and unfortunately as you saw वहाँ भी partners की breakdown लड़ाई हो गई, और वो firm जो है ना वो 91 में 2000 में वो ब्रेकअप हो गई बिकॉज ऑफ द, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। सो एनीवे, तो 2000 में मैं मुझे ये यूसुफ आदिल साहब आई कैप में मिले किसी चीज़ पे, मैं वहाँ पर उनको हेल्प कर रहा था एग्जामिनेशन में या किसी चीज़ में। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते। तो दिस इज़ हाउ 2000 में मैं फिर उनसे मिला और मैंने देखा कि उनके पास अच्छा ऑडिट बेस है, और यही बात हुई, मैंने देखा कि उनमें एक चीज़ है कि उनमें एक कमिटमेंट थी और वो इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे थे उस फर्म को, और अच्छा ऑडिट बेस भी था। तो यही अंडरस्टैंडिंग के साथ मैंने कहा कि फिर ये होगा कि इसको हमें इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी, मैंने पहले भी एक फर्म को इंस्टीट्यूशन बनाया था, तो ये हम बना सकते हैं। तो आप ये देखें, फिर मैंने जब फर्म ज्वाइन की यूसुफ आदिल जी, तो उस वक्त ये 2001 में एंडरसन का क्राइसिस हो गया, एनरॉन हो गया, और प्लस इनकी लड़ाई हो गई। तो एंडरसन के मेंबर फर्म थे, और थे एंडरसन के अपना सिद्धार्थ हैदर और खालिद मजीद हुसैन शाह रहमान जो है ना, वो दो फर्म्स में टूट गई। तो डेलॉयट ने उनको निकाल दिया। सो डेलॉयट वाज लुकिंग, एंड दैट वाज द ओनली फर्म अवेलेबल। तो डेलॉयट वाज लुकिंग फॉर अ मेंबर फर्म, तो हमने भी उनको अप्रोच किया 2001। आई ज्वाइन इन 2001 में। तो अब उस जमाने में यहाँ क्राइसिस था, काफ़ी किलिंग्स हो रही थी। उन्होंने कहा हम आ रहे हैं पाकिस्तान, हांगकांग से वो रीजनल ऑफिस देखते थे। तो यहाँ पर वो जो सबमरीन वाला कोई एक बस का इंसिडेंट जो है ना, वो फ्रेंच लोग थे, 28 लोग जो है ना, उसका बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, और वो उसके बाद nobody was willing to come to Pakistan at that point in time। तो फिर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, उस वक्त भी 3 फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया। एक सिद्धार्थ हैदर थी, यूसुफ आदिल थी, और तीसरी वही अंजुम आसम, शाहिद रहमान जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि आप लोग अपने अपने फाइल्स लेके कि आप क्या, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, आपकी क्या विजन है, आपकी ऑडिट प्रैक्टिस क्या है, और आपके क्वालिटी कंट्रोल्स क्या हैं, हमें एक दिन की आके प्रेजेंटेशन दे दें, और वर्किंग पेपर्स हमारे पास ले आए ये फाइल्स के। ठीक है। तो इन्होंने तीनों फर्म्स के सीनियर पार्टनर्स को बुला लिए। ठीक है। और हम हांगकांग गए 2001 में। एंड लकीली हमने 2 दिन वहाँ लगाए, एंड दे सेलेक्टेड यूसुफ आदिल अगेन। सो पाकिस्तान में आई थिंक आई कैन से हम्बल एफर्ट कि आई ब्रॉट Deloitte in Pakistan twice, and within no time, in a year's time, you know, which I think is not happened in the profession. तो 2001 में उन्होंने immediately association दे दी, independent associate firm। फिर उन्होंने within 1 year। What was the secret ingredient for bringing them twice? Very simple. They saw the will to make the firm an institution। They saw the, you know, because मैं फर्गसन में मैंने 4 साल ट्रेनिंग की थी, और वहाँ पर मैंने पूरा you know, जो मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस एंड ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड इंटरनल कंट्रोल रिव्यूज, एंड आई वाज बेसिकली एन ऑडिट गाय थ्रूआउट। व्हिच मींस के जो फर्गसन की जो ट्रेनिंग, जो वर्किंग पेपर, जो स्टाइल है, वो थ्रू आउट द बेस्ट रहा है। जी, प्राइस फॉर हाउस
फर्गसन में भी मैंने बहुत सारे मेथोडोलॉजीज, एक तो ये हुआ ना कि फर्गसन में भी जब मैं था तो एक अच्छी चीज हुई कि प्राइस वाटरहाउस से नसीम साहब जो है वहां पर पार्टनर आए, MI नसीम, जो कि फर्गसन में पार्टनर होते थे, तो रिटायर हो गए। ही वाज माय मेंटोर, ही स्टिल इज माय मेंटोर। तो ही ब्रॉट इन PwC मेथोडोलॉजी। वरना अभी भी ये फर्गसन बहुत करते हैं। अगर के प्राइस वाटरहाउस कूपर से निकल जाए तो फिर पता चलेगा कि फर्गसन कितना है, बिकॉज सम पीपल से कि फर्गसन इज इवन बिगर देन PwC लोकल ब्रांड। हाँ, तो ठीक है, इट्स अ ग्रेट फर्म। और हम कहते थे उस जमाने में, यू नो, टू मार्केट आवरसेल्व्स, वी यूज्ड टू से कि फर्गसन इज नंबर 1, नेक्स्ट फर्म इज नंबर 22। यू नो, सो दैट वाज द गैप। तो अब वो गैप रिड्यूस हो गया है, बिकॉज बिग 4 जो है ना हर जगह पर हैं, पाकिस्तान में भी हैं अनफॉर्चुनेटली। सो एनीवे, एक फर्म डेलॉयट जैसे आपको पता है। तो एनीवे 2002 में हमने विद इन 1 ईयर, यू नो, वी वर एबल टू ब्रिंग इन डेलॉयट मेंबर फर्म हो गए। और देन आई कंटेस्टेड इलेक्शंस आल्सो 2001 में, एंड आई बिकेम अ काउंसिल मेंबर। डायरेक्टली काउंसिल मेंबर आपने SRC के लिए नहीं लड़ा? No interest in, I would never contest for SRC because I'm sorry, आई थिंक ये SRC जो है ना, पुराना कॉन्सेप्ट था उस जमाने में। SRC और NRC बनाई थी जब मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थी, जो है ना कि लोकल लेवल पे आप ट्रेनिंग करें और रीजनल बेसिस पे करें। आजकल के ज़माने में यार ये रीजनल कॉन्सेप्ट जो है फॉर ए प्रोफेशन लाइक CA प्रोफेशन, ये नहीं होना चाहिए जो है। और वैसे ही सब्सिक्वेंट काउंसिल्स ने, ये जो रीजन है, ये बेसिकली सेमिनार्स करती थी और ओरिएंटेशन, अब वो भी काउंसिल खुद कर रही है, तो उनको तो वैसे ही रिडंडेंट कर दिया उन्होंने। ठीक है। सो एनीवे, दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। एक सवाल मेरी क्यूरियोसिटी है अगेन, मुझसे भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और थिंग्स लाइक दैट, तो मैंने भी थोड़ा एवेल्यूएट किया एंड मैंने कुछ सीनियर से पूछा भी। दे सेड कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप 40 के एज ब्रैकेट में, आप पहले SRC में आए एंड देन 4 साल बाद आइएगा आप काउंसिल में। तो मुझे थोड़ा वो था कि व्हाई नथिंग इज मोर रिडिकुलस देन दैट। मुझे भी ये कहा गया था एंड आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन SRC। I directly, देखिए बात ये है कि if you have the vision and if you are interested in transforming the governance, then आप काउंसिल में आए। काउंसिल इज द वर्थफुल ऑर्गेनाइजेशन। अब ठीक है सदर्न रीजन को, जो सदर्न और नॉर्दर्न रीजनल कमिटीज हैं, अब जब तक है, जैसे आपके पहले इंटरव्यू में नजम कह रहे थे कि कुछ लीगल और एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, तो ठीक है, उसको कैरी करना है। लेकिन उनको फिर मेरे ख्याल में काउंसिल को एम्पावर करना चाहिए, कुछ रोल्स देने चाहिए। अब तो रोल ही नहीं है कोई दोनों रीजनल कमिटीज का, जो मुझे नजर आ रहा है। सो दिस रिक्वायर्स अ मेजर डिस्ट्रप्शन जो अभी तक नहीं हो सकी। तो अब आप बताइए आपकी जर्नी कैसे रही काउंसिल में, और उसमें क्या क्या मेजर डिस्ट्रप्शंस? देखें, ICAP के लिए जो है ना, इनफैक्ट माय जर्नी स्टार्ट्स एज सून एज आई बिकेम ए मेंबर। ये बड़ा इशू था कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स जो है ना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल का वहाँ पर भी इशू था। और यू नो, ये आती थी कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ठप्पे लगाते थे, गलत रिपोर्ट्स इशू कर देते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस, अभी आपके पहले इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम फ्यूचरिस्टिक नहीं है। अब ये देखें कि ICAP में उस वक्त कुछ लोग थे जो कि फ्यूचरिस्टिक थे। तो 1986 आई क्वालिफाइड इन 84 एंड आई बिकेम ए मेंबर इन 86 बिकॉज मैंने पहले क्वालिफाई कर दिया था, जैसे आपको पता है। वो 4 साल जब पूरे हुए, तो फिर जब मैं मेंबर बना तो हमने एक एनुअल जनरल मीटिंग थी, तो उसमें हम फर्गसन से प्लान करके गए थे कि हम कुछ चीज़ों में हंगामा करेंगे। नसीम साहब थे, माई सेल्फ और खलीकुर रहमान। ठीक है। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एक तो खैर वो नसीम साहब ने बड़ा उसमें एक फेमस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। उस जमाने में सिद्धार्थ इब्राहिम सिद्धार्थ साहब जो है ना, बहुत कंट्रीब्यूट करते थे और उनकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन होता ये था कि वो इंस्टीट्यूट की 22 कमिटीज थी, उसमें से 21 में वो थे। ओके। तो अब ये दिस वाज नॉट राइट। ठीक है, सम पीपल कंट्रीब्यूट मोर, लेकिन देयर हैज टू बी मोर एम्पावरमेंट एंड मोर मेंबरशिप। तो नसीम साहब ने ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, माय क्वेश्चन इज दैट आई सी दैट देयर इज वन जेंटलमैन
who is very dedicated. He does great contribution. But the thing is that I'm surprised that he is in 21 committees out of 22. My question is, how did he remain the 22nd? So that changed, so that was disruption. Then people, उसके बाद से आप देखें कि कमिटीज में चेंज हुई, तो इस तरह से चेंज होती है। दूसरा, हमने हंगामा किया कि जी क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, और ये क्या है, हमारे मेंबर्स जो हैं पूरे प्रोफेशन को खराब करते हैं, ठप्पे लगाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क होना चाहिए कोई। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा यार तुम हमें कह रहे हो कि हम काउंसिल मेंबर जो हमें वोट दे रहे हैं हम उनके खिलाफ उनको पूछें। मैंने कहा बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, because this is your job, you are a public interest body. So anyway, उसमें हमने इतना हंगामा किया कि उसके बाद उन्होंने, that was the first time कि जो कॉन्सेप्ट था पीयर रिव्यू का, एक क्वालिटी कंट्रोल कमेटी बनी। It was, I think I had some role in it, नसीम साहब एंड खलीक, हमने हंगामा किया था जिसकी बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल कमेटी बनी। उसके बाद उसको हमने फर्दर स्ट्रेंथन किया जब मैं काउंसिल में आया, और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया अगेन जब हमने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर पाकिस्तान में बनाया 2005 में। एक ये जो उससे पहले ईस्टर्न फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और फिर ये जो एनरॉन वर्ल्डकॉम हुआ, तो प्रेशर आया कि यार अकाउंटेंट्स खुद अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते, दे नीड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड। तो हमने फिर ये क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड का जो सारा कॉन्सेप्ट था, मैंने काउंसिल को कन्विंस किया, और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन भी था, और हमने फ्रेमवर्क बनाया जिसमें हम इंडिपेंडेंट एलिमेंट लाए क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड का। तो जब हमारा रॉस्क हुआ, वर्ल्ड बैंक ने किया, तो दे रिकग्नाइज कि इस पूरे रीजन में है, और बहुत सारे मुल्कों में ये सिस्टम नहीं है जो कि पाकिस्तान ने किया क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड का। दिस वाज अ यूनिक आइडिया। मेरे ख्याल में दुनिया में इस वक्त तक इस लेवल का स्टैंडर्ड शायद गए, तो ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में भी हम हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं, हमें कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए कि दूसरे लोग हमें फॉलो करें। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि ये क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क हमारा इतना क्रेडिटेड हुआ कि बाद में जब बांग्लादेश, बाय द वे हमारा पूरा साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स में, साफा में, हम शबर भी बना साफा का प्रेसिडेंट, हम डिफरेंट कमिटीज में हम कंट्रीब्यूट करते थे। साफा का कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो मैंने बनाया था, गुड प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। हमने साउथ एशियन फेडरेशन लेवल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया। देन हमारा क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है वो पूरी साउथ एशिया में ऐसा नहीं था, ना इंडिया में था। तो बांग्लादेश ने कहा कि हम ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। दे एंगेज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स टू हेल्प देम क्रिएट ए क्वालिटी सिस्टम। तो आप 2007 और 8 में उन्होंने बनाया, अराउंड दैट टाइम आप पढ़ें, दे टोटली कॉपीड पाकिस्तान सिस्टम जो हमारा सिस्टम था। तो अब तो बांग्लादेश जो है बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ऐसे काम किए। उस जमाने में हम ICAP was leading in IFRS, IAS adoption, quality of auditing standards, quality of assurance, और ये बहुत सारी चीजों में इनफैक्ट जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी, ICAP used to come out as outstanding in the SAFA. एंड देन इसी वजह से आप देखें कि हमारी रिप्रेजेंटेशन अपना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स में, आई वाज द फर्स्ट मेंबर टू बी एडमिटेड, फर्स्ट बोर्ड मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान, अभी याकूब सत्तार हैं। एक सेकंड, जब हमारी इतनी अचीवमेंट थी, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए डिसएडवांटेज था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो ये बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं हो पाई। लेकिन ये जो सारी अचीवमेंट हैं, और अभी का मैं काउंसिल और जो चीज़ें ICAP देखता हूँ, इनफैक्ट अगर मैं ICAP के अलावा भी देखूँ, मैं अगर स्टेट बैंक की या SCCP की भी बात करूँ, तो हम इस रीजन में काफ़ी सुपीरियर रहे हैं। एब्सोल्युटली। बट अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आज अगर 2021 में बात करते हैं, तो अब जो रीजनल जो पीयर कंट्रीज़ हैं वो हमसे बहुत आगे, ऐसा लग रहा है कि उस रेस में आगे निकल चुकी हैं ऑलरेडी। तो ऐसे अचानक से कैसे चेंज हो गया कि हम
बेस्ट होते हुए हम नीचे चले गए, और वो जो साथ वाले जो पीछे कहीं दे वर लैगिंग बिहाइंड, वो हमसे आगे निकल गए। देखिए, इट्स द इंडिविजुअल्स हु मेक द इंस्टीट्यूशंस। मैं कहता हूँ पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन द सिस्टम्स। व्हाई? बिकॉज if you have good people, bad systems, your people will make your bad systems work. And if you have the best of systems and bad people, they will make your best of systems fail. So systems तो लोग ही बनाते हैं ना. So that is why it is very critical and important. उस वक्त हमारी टीम अच्छी थी. हम लोग कुछ लोग जो हैं मतलब खलीकुर रहमान था, myself, ये अपना बसराई साहब थे, पंजाब से भी हमारे अच्छे लोग थे, शब्बर, माइसेल्फ, नसीम हैदर। मुझे ऐसे पीपल नहीं मिलते हैं, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली अपने मतलब दिल से कह रहा हूँ। बाद में भी अच्छे लोग आते रहे, एक आध दो, इसकी वजह मेरे ख्याल में क्या पिछले वालों ने अपने नीचे कोई लीडर्स नहीं बनाए, या लोगों में टैलेंट था ही नहीं, बिल्कुल उस काबिल नहीं थे? आई थिंक देखें, बात ये है ना कि असल बात तो ये है ना कि वोटर्स के ऊपर है ना। एक तो हमें भी लीडरशिप डेवलपमेंट जाहिर है हमने भी शायद नहीं की, सक्सेशन नहीं की, लेकिन हमने जो बहुत बड़ी गलती की, देखिए मैंने जब मैं प्रेसिडेंट बना और मैं थ्रू आउट जो है काउंसिल से, इसमें मेरा डिसएग्रीमेंट था। मैं चाहता था कि हम काउंसिल को गवर्निंग बॉडी बनाएं उस वक्त भी। बिल्कुल ठीक है। और वी शुड हैव प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने काउंसिल को कन्विंस किया, बहुत सारी चीज़ों पे, क्वालिटी फ्रेमवर्क पे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे हमने किया, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका, बिकॉज जाहिर है लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। एक काउंसिल मेंबर ने कहा यार कि ये, मैंने कहा यार देखो, ये जो हम कमिटीज़ बनाते हैं, लेट अस डिसाइड कि हम खुद कमिटीज़ में नहीं आएंगे, या अगर आएंगे ओनली दैट मेंबर हु इज एमिनेंट। व्हाई शुड वी बिकम द चेयर ऑफ ऑल द कमिटीज? हम मोनोपोलाइज कर लेते हैं। जरूरी तो नहीं है कि काउंसिल मेंबर जो है, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, वो वही सबसे ज्यादा बेस्ट है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है, या गवर्नेंस है, या और टेक्निकल कमिटी है। लेट्स गेट द बेस्ट पीपल, यू नो, मेरिटोक्रेसी लाएं हम। और प्लस ये है कि जो हमारा सिस्टम है, हर साल प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, और ये हमने म्यूजिकल चेयर्स बना दिया है। अब मुझे बताएं, आपका जो प्रेसिडेंट है वो किसी फर्म में पार्टनर होता है, या कंपनी में सीएफओ होता है, या सीईओ होता है, वो पार्ट टाइम सीईओ आप लगाते हैं, बगैर तनख्वाह के वो काम करता है। ठीक है। क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कितना करेगा यार, कैसे कर सकता है? कुछ लोग होते हैं जो कि डेडिकेशन होती है और जो करते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, हर साल नहीं, सस्टेनेबल नहीं है। That is why it was very important to bring in a professional. अब उस वक्त which means हर साल विजन का चेंज भी है, मतलब हर प्रेसिडेंट आएगा, हर एक अपना एग्जैक्टली, और इसमें हर साल सीईओ, यार कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? हर दफा हैंडिंग टेकिंग ओवर टाइम भी चाहिए। एग्जैक्टली, वो लर्निंग से 4 महीने तो उसमें गए। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट कि वो उस पर मैं आई कुड नॉट कन्विंस, लेकिन काउंसिल गॉट कन्विंस्ड ऑन मेनी थिंग्स। हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था व्हेन वी इन द लास्ट ईयर। हमने ये कहा कि यार अब नई काउंसिल जो है, एक तो ये है कि उसमें इंडिपेंडेंट, एक तो हमारा जो है ना, देखें आईकैप का काउंसिल जो है कंपेयर टू, दिस इज अगेन यूनिक, ग्रेट एडवांटेज आईकैप हैज। बाकी दुनिया में जो प्रोफेशंस हैं, दे आर एसआरओज, यू नो, क्या कहते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, अपने आप को खुद रेगुलेट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो सारे इलेक्टेड लोग होते हैं। बिल्कुल। अकाउंटेंट्स रेगुलेटिंग देमसेल्व्स, वही अपने आप इंटरेस्ट में अपॉइंट करते हैं। तो वो जैसे सागदार ने मुझे कहा था, यार हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू कंट्रोल माई वोटर्स? मुझे वोट कैसे देंगे अगर मैं उनको टाइट करूंगा? तो ठीक है। तो इसलिए वी हैव गवर्नमेंट नॉमिनीज, मतलब हमारी उस वक्त 16 मेंबर्स की काउंसिल में 4 मेंबर्स, उसमें चेयरमैन एससीसीपी जो कि एपेक्स रेगुलेटर है, वो मेंबर होता है आपकी काउंसिल का। ये दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। फाइनेंस सेक्रेटरी आपका मेंबर होता था। बिल्कुल। चेयरमैन एफबीआर होता था। एक वो हमारे मंसूर साहब होते थे जो डिप्टी ऑडिटर जनरल थे, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते थे। तो उस जमाने में फर्क ये था हमारे काउंसिल में, एक वजह ये थी कि वी हैड खालिद मिर्जा एज ए मेंबर। तो रेगुलेटर सिटिंग इन द काउंसिल बिकॉज ही एक्टेड, उसके पास अंडर द ऑर्डिनेंस फेडरल गवर्नमेंट के पावर्स हैं, लेकिन ही यूज्ड टू सिट एज एनी, यू नो, तो वो कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन बाद में ये हुआ, अभी रिसेंटली मैंने जो मीटिंग की देखी थी, उसमें तो ये लोग आते ही नहीं, मीटिंग में नहीं है। तो अच्छा, ये बात उस वक्त होना शुरू हुआ, तो हमने
ये कहा कि यार हमारे पास जो है जो काउंसिल है उसमें 1/3 एलिमेंट 5-6 लोग जो हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 3-4 जो है अगर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, 3 अगर गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। हमने कहा था कि एक नॉमिनेटिंग कमेटी बनाएंगे हम, इसमें इंडिपेंडेंट लोग भी होंगे और उसमें वी विल ब्रिंग नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स in our council, people from corporate sector who can bring a diversity of views, you know, competence, other perspective also, so that we have a 360-degree, you know, perspective in the council, so that we truly act as a public interest body. देखिए, council is a public interest body. We have to regulate our profession, you know, in public interest also. अच्छा, एक मैं लिंक करता हूँ। मैं जब ट्रेनी था तो हम जब ऑडिट पे पॉइंट बनाने जाते थे ना, तो हम कहते थे कि कैश में ट्रांजैक्शन ना हो, जो चेक हो, बैंकिंग हो, यू नो, मैनेजमेंट लेटर हो, उसमें चीज़ें। लेकिन हम अपनी फर्म में आके देखते थे तो हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये देखें हम कैश में स्टाइपेंड दे रहे हैं। उस वक्त इस कैश में अब नहीं होता। तो उसी को अगर मैं लिंक करूं, जब हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें करते हैं तो हमारा इनपुट भी होता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, कंपनीज पे अप्लाई भी करते हैं। उसमें हम कहते हैं चेयरमैन और सीईओ डिफरेंट पर्सन। खुद आईकेप में बैठे हुए हैं, चेयरमैन एंड सीईओ इज द सेम पर्सन। एग्जैक्टली, that's another। और इसी पे मैं आपको बताऊं कि दिस वाज आल्सो माय प्रपोजल कि हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आया था ना, वो मैंने कहा हम दूसरों पे इंप्लीमेंट करते हैं, लेट अस सेल्फ इंप्लीमेंट दिस कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो अभी तक फुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ इन्हीं वजूहत की वजह से। तो देखें, फ्यूचर यही है, अगर आप फुल टाइम, और अब तो रिसोर्सेज भी हैं, उस जमाने में भी थे, अब तो बहुत आईकैप के पास रिसोर्सेज हैं। दे नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, दे नीड टू इन्वेस्ट इन पीपल। देखें, 2 चीजें हैं जो कि आईकैप को और प्रोफेशन को टोटली टर्न अराउंड कर सकती है। एक एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड पीपल। इट्स द पीपल हु मैटर। You bring in, you have the capacity, invest in the best of the people, bring the best CEO in ICAP, you know, and you can see that it will turn around. एक मजाकन बात है, अगर आईकैप कोई सीईओ अपॉइंट करता है ऐसे 3 मिलियन की सैलरी पे कोई कॉर्पोरेट से उठा के, तो यहाँ तो हमारा मेंबर्स ही शोर मचाएगा कि तो इसको इतने पैसे क्यों दे रहा हूँ। जो एक मेंबर्स की भी तो मेंटालिटी है ना। देखिए, बात यह है कि देयर इज नो कम्युनिटी जहाँ पर डाइवर्जेंट व्यूज नहीं होते हैं, डिसेंट नहीं होता है। फ्यू पीपल, यू नो, विल डिसएग्री, एंड दुनिया जो है ना कंसेंसस से नहीं चलती है। ठीक, दुनिया चलती है मेजॉरिटी से। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ गुड थिंग, यू नो। इफ यू ऑल एग्री, किसी ने कहा कि ग्रेट पीपल थिंक अलाइक, मैं कहता हूं कि ग्रेट पीपल नेवर थिंक अलाइक। इफ ऑल पीपल आर थिंकिंग दिस, इट सीम्स नोबडी इज थिंकिंग, ट्रू, you know. So there has to be diversity of thinking, there has to be debate, there has to be dissent, but then the majority should take the right decisions. That is how the progress happens. Collaboration and, you know, taking some hard decisions. तो जब अगर हम गवर्नेंस में इन्वेस्ट नहीं करते, आईकैप की गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, तो आई एम अफ्रेड हमारी जो, एंड इफ वी डू नॉट इलेक्ट द राइट पीपल, देखे ना वो हमारे मुल्क का बड़ा हाल क्यों है। कहते हैं वी डोंट हैव गुड लीडरशिप, बट लीडर्स को इलेक्ट कौन करते हैं? वोटर्स। तो किसी ने कहा कि एज लॉन्ग एज पीपल विल कंटिन्यू टू वर्शिप Napoleons and Caesars, Napoleons and Caesars will continue to rise and make them miserable. So this is what is happening. So if we do not elect the right council, and if the council doesn't behave as a governing body, and if they do not invest in people, then I'm sorry, then the profession, I think, will lag behind, as it is lagging behind. ICAP, I think, still, I must say, is relatively a good institution compared to many, but the edge that it had earlier on, I think it is losing very fast. Because अब इमिनेंस, आप पूछ रहे थे कि क्या वैल्यू क्रिएशन होती थी। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त इन आवर काउंसिल, in all accounting, auditing, governance related matters, SECP would not move without our, you know, consultation. We were part of, there was a joint committee of ICAP and SECP and effective. There was a joint committee of ICAP and State Bank and effective. So we had a major role, and then we had participation in international
एसोसिएशंस ऑल्सो, वो अभी भी है, कुछ चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल में वो इरोड हो रही है. इट इज इरोडिंग वेरी फास्ट, नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो हमने अपना स्पेस इंटरनेशनल अरीना में भी खोया है और लोकल जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में भी खोया है. मेरे ख्याल में और फिर जितनी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त ICAP के पास, देखें ICAP इज स्टिल वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशंस. इट हैज द रिसोर्सेज, इट हैज, if it invests in technology, if it invests in people, and then it needs to be make itself open. You know, ये जो चीज है ना, confidentiality breeds fraud. True. So transparency is the foundation of governance. बिल्कुल सही. Openness होनी चाहिए यार. ये इलेक्शन पॉलिटिक्स जो है कहाँ नहीं होती. मतलब ये कि आप क्या लोग जो हैं, आप कह रहे हैं आप मैनिफेस्टो नहीं दे सकते. आप अब ये प्रेजेंटेशन इन्होंने इलेक्शन कमिटी को, मैंने कहा ये सारे मेरे कोलीग्स हैं, अब मुझे बताओ ना, ये इन्होंने सारी प्रेजेंटेशन, उसको कोई सवाल जवाब कोई नहीं है. आपको तो ये करना चाहिए, इनको बिठाएं और उनसे सवाल करें यार कि आप क्यों नहीं करते ये चीजें. अब मैंने रेज किया कि यार आपका, अब मुझे बताया ना, ये कितने अरसे से CA अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो है पेंडिंग है, वो हमारी काउंसिल नहीं करा सकती है. रोज एक 6 साल एक्सक्यूजेस दे देते हैं और हमसे भी हेल्प नहीं मांगते. और वो शेयर भी नहीं हुआ. मैंने भी मांगा था 1-2 काउंसिल मेंबर्स से, वी कांट शेयर. दे शेयरिंग इट. वो जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है. यार काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है तो फिर इट्स अ पब्लिक नॉलेज. मेंबर्स से इनपुट लो, क्योंकि आपने 5 साल पहले लिया था, आजकल तो डेली रोज नई चीज हो जाती है. चेंजेस इतनी परवेसिव हो रही हैं. Are you know, is the governing body and the governance structure, you know, consistent with today's times? 21st century, you are now, you have to be 21st century. या आपने you know 1961 में जब बना, तो ये अंग्रेजों ने जो मॉडल्स बनाए थे अर्ली 20th सेंचुरी में, उसके हिसाब से मॉडल बनाया था. हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं. We have to get into 21st century. We have to be futuristic. बात ये, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग, देखें ना, मेरा तो मॉडल जो है ना इस वक्त दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज इजराइल. मैं उसको कोट भी करता रहता हूँ एट द एक्सपेंस ऑफ माय पॉपुलैरिटी. सम पीपल थिंक दैट इट इज इररिलीजियस परहैप्स टू यू नो टॉक अबाउट इनोवेशन. तो इजराइल जब बना, अगेन इजराइल एंड पाकिस्तान वर मेड एट द सेम टाइम. 1947, 1948. Yes. Both have a lot of similarities. True. We also are surrounded by huge enemy, a military nation. They are also a military nation, surrounded by huge enemy. और उनके पास कुछ भी नहीं है. हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. जब स्टार्ट किया they had nothing. They are now $45,000 per capita income. हम $1,500 पे हैं. $300 billion के GDP पे हैं. जी. Israel is a startup nation, the most innovative country in the world. Yes, knowledge economy पे चलता है. तो फर्क क्या है? तो एक तो मैं बताऊं, जब वो मुल्क बना ना, तो उनका जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, तो he started looking for people कि मुझे लोग चाहिए, बेस्ट चाहिए, फलानी चीज का एक्सपर्ट चाहिए, फलानी चीज का एक्सपर्ट चाहिए. तो हमारे पास तो ये है ना कि यार इसका फलाने का इतने साल का एक्सपीरियंस है इस चीज में, अकाउंटिंग में है, इकोनॉमिक्स में है, वो सारे एक्सपीरियंस लोग जो है ना वो लगाते हैं. तो उसको भी ऐसे नाम दिए गए, यार फलाना इस चीज का एक्सपर्ट है, फलाना इस चीज का एक्सपर्ट है. तो उसने कहा, लुक, दीज आर ऑल एक्सपर्ट्स ऑफ द पास्ट. माय एम्बिशन इज टू गेट द एक्सपर्ट्स ऑफ द फ्यूचर. सो यू नो वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट. इट्स नॉट दैट हम समझते हैं, और किसी ने कहा ना कि एक्सपीरियंस इज द नेम वी गिव टू आवर मिस्टेक्स. हम क्या कहते हैं, सारी कैबिनेट में उन्हीं लोगों को उठा देते हैं जो कि फील्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जस्ट बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसेस. अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वी ओनली गो फॉर दोज. बात यह है कि मुल्क चल नहीं रहा यार. लेट्स ट्राई थिंग्स दैट आर न्यू. So our politicians need to try new things, our profession needs to try new things, and there has to be a disruption. तो दूसरी चीज जो है वहां पर जो है इनोवेशन होती है. लोग कहते हैं अमेरिका उनको चलाता है. ये भी एक बड़ा मिसनॉमर है. ठीक है, अमेरिकन ने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन क्यों चलाता है? अमेरिकन क्यों सपोर्ट करते हैं? इसलिए कि उनका इन्फ्लुएंस है, उनके पास नॉलेज. हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं. आप मुझे बताएं ना,
900 नोबेल लॉरेट्स हैं, जिसमें से 20% जो है 180 जूज हैं। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 1% भी नहीं है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, हाफ इज इजराइल। तो देयर इज ए बुक स्टार्टअप नेशन, यू नो, जो 8-9 साल पहले आई है, जिसमें इन्होंने ऑथर्स ने ये लिखा है कि एक बड़ी वजह जो है ना वहाँ पर, वो ये है कि वहाँ पर डिस्ट्रप्शन होती है, वहाँ पर दे लव चेंज, दे लव डिसेंट एंड दे लव डिबेट। वहाँ पर ये सीनियरिटी सीनियर और जूनियर का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, बिकॉज whoever is on the merit, if the senior is good, you know, senior needs to be respected. If there is a junior guy who is more talented, नया आदमी है, तो उसको ज्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दे कंटिन्यूसली फाइट डिबेट। तो वहां पर जो है ना रिबेल्स जो है ना उसको इज्जत देते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो फैमिली का जो बड़ा है उसने जो कुछ कहा है दैट इज अ फुल स्टॉप। अगर आपने किसी ने कहा, हालांकि वो बिल्कुल स्टूपिड बात कर रहा हो, अगर किसी ने उसको कहा तो गए ये बेअदबी कर रहा है। तो इसी तरीके से वेदर इट इज प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर और हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए सारी क्रिएटिविटी आती है चैलेंज करने से, क्वेश्चन करने से। मैं तो इसको स्कूल के ज़माने से देखता आ रहा हूँ कि स्कूल में टीचर दबा देता है, सवाल नहीं करना। मदरसे में मौलम कहता है सवाल नहीं कर, आप कुरान पे सवाल नहीं कर सकते। किसी ने कहा किसको रहे कुरान पढ़ाने, सवाल नहीं करना। जो मैं बता रहा हूँ सारी क्रिएटिविटी सवाल करने से आती है। वो अगेन वोल्टेयर सेड के जज अ मैन, उस जमाने में लोगों, इसलिए मैं विमेन नहीं कह रहा, उसका कोट ही है, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस नॉट बाय हिज आंसर्स। So that is how innovation always happens, by debate and questioning things. हमारे पास जो है बुरा समझा जाता है, कंट्रोवर्सी जो है बुरी समझी जाती है, रिबेल्स को बुरा समझा जाता है। तो रिबेल्स जो है वो चेंज लाते हैं। ये जो स्टीव जॉब्स एंड पीपल लाइक ये एलॉन मस्क, ये क्या है यार, इन्होंने दुनिया चेंज कर दी है। ये यहाँ पे हमारे यहाँ डिसरिस्पेक्ट में चला जाता है, ब्लेसफेमी में चला जाता है, तौहीन में चला जाता है, बेअदबी होती है, और फिर एक टर्मिनोलॉजी बना देते हैं बाअदब बानसीब, तो वो वहीं पे लोगों को चुप करा देते हैं। ये इस तरह की बातें आप बदतमीज है, बदतमीज है। So I am actually looking for more बदतमीज people in this country. Thank you very much. You know, who can actually bring change. And that is how that's why there's very little innovation in this country. आप देखें ना, this country was ahead of the South Asia. We were ahead of China in 80s. सर हम लिटरेचर में पीछे चले गए। हमारे यहाँ लिटरेचर में जो अच्छे लिखने वाले थे वो सब बदतमीज, बदअखलाक। सादत हसन मंटो की एग्जाम्पल ले लें। इवन फैज़ अहमद फैज़ साहब कितने अरसे तक जेल में रहे, और उनके बारे में भी था कि जो आपकी जो मॉडर्न थिंकिंग वाली जो चीज़ें हैं, जालिब का देख लें। तो अब हमारे पास कोई जालिब नहीं आ रहा, कोई फैज़ अहमद फैज़ नहीं आ रहा, कोई सादत हसन मंटो दोबारा पैदा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है, बिकॉज आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी डजंट टॉलरेट कॉम्पिटेंस, डजंट टॉलरेट डिसेंट, that is the problem. That's why there is very little room for people who create value to succeed in this country. We have to change that culture, and I'm very hopeful that now, I think with the openness, there is lot of talk, and we have started thinking about these things. One of my favorite writer was Kawas ji, जो excellent writer, बहुत अच्छा मास्टरपीस लिखते थे, और कभी कभार वो टीवी पे भी आते थे। बिल्कुल। तो ही यूज्ड टू से कि मतलब वो पाकिस्तानी उस वक्त शायद 15-16 करोड़ आवाम थी, तो ही यूज्ड टू से कि 16 करोड़ जाहिल आवाम, और वो कहते थे कि मैं हर किसी को कहता हूँ बाहर चले जाओ। तो इंटरव्यूअर ने कभी उनसे पूछा था कि आप क्यों नहीं जाते, तो वो कहते थे कि मैं मतलब मेरी तो अभी एज निकल चुकी है। आई थिंक वो ऑल दो नेगेटिव की बात अपेरेंटली लगता था, बट ही वॉज स्टिल वेरी होपफुल। वो लिखते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन मुझे उसमें हमेशा से होप मिली है। तो आई होप कि हमारा जो बात यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इनोवेशन या डिस्ट्रप्शन की, वो लोग उसको नेगेटिव सेंस में ना लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी बड़े होपफुल हैं, और मैं भी बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि ये हम बात तो कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, बट हमारा पर्पज़ ये है कि प्रॉब्लम हाईलाइट करके हम एक उम्मीद रखते हैं कि ये कभी ना कभी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे। एब्सोल्युटली, at least we shouldn't give up. One shouldn't give up, and I think I see a lot of
talent in our younger people. There's a lot of talent in Pakistanis. They do so well when they go out of Pakistan. लेकिन हमारा जो environment है वो talent को tolerate नहीं करता. We have to, and वो तभी होगा जब हम, we enhance our objectivity. We look at talent without looking at the age, color or gender and other things. And हम voting करते हैं on the basis of this कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा, ठीक है, वो पूरी दुनिया में होता है, वो भी देखें आप. लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बेसिस पे आप वोट करें who can lead the profession, who can lead with confidence, who can disrupt and who can take the profession forward. 100% agreed. एक कोई छोटा सा मैसेज जो यूथ को, जो स्टूडेंट्स हैं या यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, कोई वन लाइनर मैसेज आप देना चाहें? I think do not be afraid of having a big aim, ambition, and work hard. And other thing, एक जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ जो कि मैं रह गया, देखें हमारी एक वजह से वाई इनोवेशन नहीं होती कि हमारे माशरे में फेलियर जो है ना वो गाली है. इन इजराइल फेलियर कहते हैं ये तो दिस इज अ गुड थिंग, यू लर्न, एज लॉन्ग एज यू लर्न एंड यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम. देखिए, देयर इज नो ग्रेट सक्सेस विदाउट फेलियर. देयर इज नो इंडिविजुअल इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो कि फेल नहीं हुआ होगा किसी न किसी चीज में, बिकॉज इंसान जो है वो परफेक्ट तो नहीं है ना. लेकिन जो गलती करके फेल होके बड़ी चीज करता है, so always look for stars from so don't be discouraged by your failure, और risk taking नहीं होती इसलिए because क्योंकि failure is a stigma. अगर आपने गलती आपसे हो गई तो you will be fired, you will this thing, मतलब ये है कि तो इसलिए हमें हमारे कल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं होती. एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिस्क. हायर द विजन, हायर द रिवॉर्ड, हायर द रिस्क. और अकाउंटिंग प्रोफेशन में बिकॉज हम बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड होते हैं और हम रिस्क मिटिगेटर्स होते हैं यूजुअली, तो ज़्यादातर लोग जो हैं इस बिजनेस में होते हैं कि यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो सिर्फ वो भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज अ गुड थिंग, होना चाहिए. आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेकिन लेने पड़ेंगे. तो बट यू नीड टू लुक, बिकॉज यू सी कहते हैं ना, बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग द रिस्क ऑल्सो. सो रिस्क टेकिंग is very, very critical for accountants also. You have to take risks and do not be afraid to fail. Do not be afraid to have big mission and big aim. Absolutely agreed. बहुत बहुत शुक्रिया. गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, Absolutely. वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले. अफसोस की बात ये, हम में से, मुझ समेत, हम लोग ज़्यादातर वो तिफल के एटीट्यूड के साथ चलते हैं. बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. नाज़रीन, यहाँ इख्तिताम होता है हमारे शो का. अल्लाह हाफ़िज़.